हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जैसे कि भाई हमने एक गिलास में सॉल्ट को डिसॉल्व किया, वो घुल गया। अगर हमने उसकी जगह सैंड डिसॉल्व किया तो वो घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। मतलब जो आपका NaCl था, सॉल्ट था, वो उसमें सॉल्युबल था, जबकि सैंड जो थी वो सॉल्युबल नहीं थी। ठीक। इसके अलावा दूसरे वे में, ये तो सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में हो गया कि कौन सॉल्युबल होगा और कौन सॉल्युबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि भाई अगर हमने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें सॉल्ट डिसॉल्व किया, ठीक, थोड़ा सा अमाउंट और डिसॉल्व किया, वो घुल गया उसमें। हम अगर उसमें सॉल्ट को डालते जाएं तो क्या वो घुलता जाएगा? नहीं, एक टाइम के बाद उसका डिसॉल्व होना रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि वो एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच चुका है। तो वो मैक्सिमम अमाउंट जिसे हम एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड, ठीक, which can be dissolved in 100 gram of the solvent to form the saturated solution at any temperature। ठीक, यहाँ पर टर्म हमने एट एनी टेम्परेचर इंक्लूड किया है क्योंकि सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ठीक, जैसे गर्म पानी में अगर आप सॉल्ट डिसॉल्व करोगे तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा डिसॉल्व होगा। ठीक, तो इस रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये सभी फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, एंड सेकेंड है टेम्परेचर। ठीक, तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किस तरीके से इफेक्ट करते हैं इसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि आयोनिक और नॉन आयोनिक या पोलर और नॉन पोलर दो टाइप के सॉल्यूट होते हैं। ठीक, अब पोलर सॉल्यूट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे कि S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट मिलके अगर कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो वो क्या होगा? हमेशा पोलर होगा। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलके अगर कोई कंपाउंड फॉर्म करें तो वो क्या होगा? आयोनिक कंपाउंड होगा। तो आयोनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl, KCl डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, है ना, वाटर में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि नॉन पोलर सॉल्यूट लाइक I2 डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर। यानी कि अगर मैं NaCl को ईथर में डिसॉल्व करना चाहूँ तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। सेम ऐसे ही आयोडीन को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करना चाहें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो इन टर्मिनोलॉजी को कैसे हम और समझ सकते हैं? जैसे नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्यूट किस टाइप के एलिमेंट मिलके बनाएंगे? तो P ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्यूट फॉर्म करते हैं। ठीक, चलिए नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं टेम्परेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, 3 अलग अलग टाइप से हम इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक, जनरली तो होता क्या है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन इसमें सॉल्यूट के नेचर का भी इफेक्ट होता है। जैसे फर्स्ट अगर हम देखें तो दोज हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसमें आ जाते हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, एक्सेट्रा। भाई इनके केस में ऐसा क्यों हुआ कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई? इसकी वजह है कि द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। तो इसकी जो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट? एंडोथर्मिक होता है। ठीक, नाउ अब हम बात करें नेक्स्ट
those whose solubility decrease with increase of temperature। ठीक, इसके एग्जाम्पल में देखें, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O हाइड्रेटेड जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्योंकि हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है और आप बाहर से और हीट दे रहे हो तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक, थर्ड है दोज हुज सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज विद टेम्परेचर और कंटिन्यूअसली, एक प्रॉपर मैनर में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। जैसे हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इनको विद एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल। इसके एग्जांपल आप जानते भी होंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। ठीक, तो अब गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? पहला है नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, सेकेंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड थर्ड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, अच्छा सॉल्युबिलिटी ऑफ अगर गैस की सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक, तो इसी डेफिनेशन बन जाएगी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गैस, ठीक, in ml which can be dissolved in 100 ml of solvent at atmospheric temperature at a given temperature। ठीक, at atmospheric pressure या at given pressure and at given temperature, right? तो आइए अब हम इन फैक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से एक गैस की लिक्विड सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। तो यहां पर हम पॉइंट को बात इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इस पॉइंट में तो ऑक्सीजन इज ओनली स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल HCl और अमोनिया रेडली डिसॉल्व इन वाटर। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों कि भाई ऑक्सीजन स्प्रिंगली सॉल्युबल हुआ वाटर में जबकि HCl और अमोनिया डिसॉल्व नहीं हुए प्रॉपर्ली, डिसॉल्व हो गए आसानी से, राइट? तो इसकी वजह आती है कि द ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द HCl एंड NH3 ड्यू टू दियर रिएक्शन विथ द सॉल्वेंट। वाटर के साथ इनकी रिएक्शन होने की वजह से दे आर मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट नहीं करती है, दैट्स व्हाई इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, राइट? नाउ अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर आप लोगों ने देखा होगा भाई कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं इनको हमेशा क्या किया जाता है? फ्रीजर में रखा जाता है, फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, ताकि इनका टेम्परेचर कम रहे। और हम जब इसको बेवरेज के पर्पस में यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि अच्छी चिल और ठंडी हमें कोल्ड ड्रिंक मिले, राइट? उसकी वजह क्या है कि जब टेम्परेचर डाउन होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा होती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यही जाता है द गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इज फाउंड टू डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम कभी भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली या गर्म कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि जो गैस है वो लिक्विड में डिसॉल्व होती ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप हॉट और नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली कोल्ड ड्रिंक को ओपन कर लेना तो पूरी बाहर आ जाएगी, है ना, पूरी गिर जाती है, ठीक। ऐसा क्यों? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। जो गैस को लिक्विड में जब डिसॉल्व किया जाता है तो इस प्रोसेस में क्या होती है? हीट रिलीज होती है, दैट्स व्हाई ज्यादा टेम्परेचर में जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड में कम हो जाती है क्योंकि डिसोल्यूशन की प्रोसेस ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होगी। नाउ अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, ऑफ अ गैस अबव द सॉल्यूशन। इस कारण क्या किया जाता है? टाइट कैप लगाया जाता है, उसमें गैस फिल करके टाइट कैप लगा दिया जाता है जिससे ज्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या होगा? गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट अपन हेनरीज लॉ। हेनरी ने इन कॉन्सेप्ट की स्टडी करी और एक लॉ दिया। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस above a solution is proportional to the mole friction of the gas in the solution।
जितना ज़्यादा आप सॉल्यूशन के ऊपर गैस का प्रेशर अप्लाई करोगे, गैस का अमाउंट सॉल्यूशन में उतना ज़्यादा डिजॉल्व होता जाएगा। तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ पर P है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, x है मोल फ्रिक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन और के एच है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, राइट। तो इस तरीके से हम देखें जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझिए, ठीक, इस डायग्राम के थ्रू। नाउ बात आ जाती है लिमिटेशन है हेनरीज लॉ की। तो क्या क्या लिमिटेशन है? पहली बात है कि द प्रेशर शुड बी लो एंड द टेम्परेचर शुड बी हाई, दैट इज द गैस शुड बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, ठीक। सेकेंड लिमिटेशन है द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विथ द सॉल्वेंट और एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट। इस सेकेंड इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। जैसे अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, तो अमोनिया के लिए हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर इसके एप्लीकेशन की बात आती है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और हमें समझनी है कि जो के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में के एच जो है वो नेचर ऑफ द गैस में डिपेंड करता है। हर एक गैस के लिए के एच की वैल्यू अलग अलग होती है। के एच कांस्टेंट जो है इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ के बारे में सीखते हैं। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेजेस, ठीक। तो जो कार्बोनेट बेवरेजेस होते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या जिन्हें हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, तो इनमें क्या किया जाता है, जो गैस होती है वो हाई प्रेशर में डिजोल्व किया जाता है। एक टाइट कैप लगा दिया जाता है गैस फिल करके, ताकि गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी सॉल्यूशन में, ए अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट है सेकेंड इन द डीप सी डाइविंग, ठीक है। जब डाइवर्स डीप सी में जाता है, ठीक है, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर में हम देखें तो हीलियम 11.7% होती है, नाइट्रोजन 56.2% होती है और ऑक्सीजन 32.1% होती है, ठीक। अब ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन में काम आ जाती है। अब इसमें नाइट्रोजन भी है, पहले हीलियम यूज नहीं होती थी, नाइट्रोजन यूज होती थी, तो नाइट्रोजन 56.2% इसमें प्रेजेंट होती है। अब जब जैसे जैसे वो डेप्थ में जाता जाता है तो प्रेशर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होगी, नाइट्रोजन भी ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी
और ब्लड में पहुंच जाएगी वो, ठीक है, लेकिन उसका तो कोई काम है नहीं, ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन में यूज हो रही है। अब सपोज डाइवर को सडनली सरफेस में आना पड़ा, ठीक है, कोई शार्क ने उसके ऊपर अटैक कर दिया या कोई उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो वो सडनली ऊपर आया, ठीक है। तो जैसे ही वो ऊपर आता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर में आता है, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जो नाइट्रोजन ब्लड में थी वो क्या होगी, बबल्स फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और बबल्स बन जाएंगे जगह जगह, ठीक है, ब्लड में ही। और वो बबल्स क्या करेंगे, ब्लॉकेज जनरेट कर देंगे, जिससे डाइवर्स को एक डिसीज होती है जिसे हम बोलते हैं बैंड डिसीज, ठीक है। अब बैंड डिसीज बहुत ही पेनफुल डिसीज होती है, और ऐसे केसेस में क्या होता है, जो डाइवर होता है वो कोमा में भी जा सकता है अगर उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ठीक। इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। तो हम बड़े इत्मीनान से हम हमारा जो लंग्स है उसके फंक्शन को समझें, तो उसमें हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक। जैसे हम रेस्पिरेशन से गैस अंदर लेते हैं, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यानी ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। और जैसे हमें गैस को रिलीज करना होता है, ठीक है, जब इंक्रीज करना होता है तो इंटरनल प्रेशर लो, तो बाहर का प्रेशर हाई हो गया तो गैस अंदर चली गई, है ना। अब जब हमें छोड़ना है, एक्सपिरेशन करना है, तो हम हमारे रिब्स के थ्रू क्या करते हैं, लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, और जिसके थ्रू क्या होता है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा और बाहर का कम, और गैस आसानी से बाहर जाती है। इस तरीके से प्रोसेस चलते रहती है। लेकिन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन द ब्लड, उसमें हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। इससे हम ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करके ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक। तो क्लाइंबर्स वगैरह भी देखा होगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, ठीक। तो हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी से जो सिम्टम्स और जो कंडीशंस बनती है उसे हम बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मीन्स होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिससे लोगों में जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और कुछ उनमें जिस तरीके से कंडीशन बनती है कि उनकी जो फंक्शनिंग है, मतलब एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो एनर्जी काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। उनकी नोज़ वगैरह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। जैसे अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि भाई वहाँ पर जो लोग जाते हैं तो उनको वोमिट होने लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन हो जाती है, और ब्लीडिंग भी होने लगती है उनकी नोज से। ये सब कंडीशन देखने के लिए मिलती है, ठीक। अब बात आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।